आइए बेटा, आज हम लोग सीखें परागकण की संरचना के बारे में। ये परागकण क्या होते हैं? इसके पहले अपने लोगों ने पढ़ा है कि पौधों के पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से 4 भाग होते हैं? बाह्य दल, दल, नर जननांग, पुंकेसर, मादा जननांग, स्त्री केसर। ये पुष्प के 4 भाग होते हैं। इसमें जो नर जननांग होता है अर्थात पुंकेसर होता है, उसका ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। परागकोश में 2 पालियां होती हैं जिसमें 4 परागधानियां पाई जाती हैं। इन परागधानियों में परागकण पाए जाते हैं। अब आपको कुछ याद आया कि परागकण कहाँ पाए जाते हैं? परागकण पुष्प के नर जननांग के परागकोश के परागधानी में पाया जाता है। चाहे आप परागकण उन्हें बोले, चाहे लघु बीजाणु बोले, चाहे माइक्रोस्पोर बोले, चाहे पॉलन ग्रेन बोले, सब एक ही चीज के कई नाम हैं। तो परागकण कहाँ पाया जाता है? परागकण परागधानी में पाया जाता है। परागधानी कहाँ पाई जाती है? परागधानी परागकोश में पाई जाती है। परागकोश कहाँ पाया जाता है? परागकोश किस में पाया जाता है? परागकोश पुंकेसर में पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने लोगों ने जाना कि परागकण कहाँ पाया जाता है। अब आइए हम लोग देखें कि ये परागकण कैसे होते हैं और इनका क्या कार्य है। तो परागकण जैसा कि अपने लोगों ने पढ़ा कि पुंकेसर के परागकोश के परागधानी में पाया जाता है। परागकण बहुत छोटी रचना है, एक कोश की रचना है। अगर एक लाइन में परागकोश को परिभाषित करना हो तो आप क्या बोलोगे? परागकण एक अगुणित कोशिका है। परागकण क्या है? परागकण एक अगुणित कोशिका है। परागकण एक अगुणित कोशिका है या परागकण एक हैप्लॉइड सेल है। परागकण क्या है? हैप्लॉइड सेल है। परागकण क्या है? हैप्लॉइड सेल है या अगुणित कोशिका है। परागकण चूंकि एक कोशिका है और कोशिका बहुत छोटी होती है, इसलिए परागकण भी बहुत छोटा होता है। परागकण का सामान्यतः जो आकार होता है वो 0.025 mm से 0.115 mm तक होता है। ये भी याद रखिएगा। इसका व्यास, परागकणों का व्यास कितना होता है? परागकणों का व्यास होता है 0.025 mm से 0.115 mm तक, मतलब बहुत छोटा होता है। अब रही बात परागकणों की आकृति कैसी होती है, तो परागकण कई आकार में पाए जाते हैं। कुछ परागकण गोलाकार होते हैं, कुछ अंडाकार होते हैं, कुछ बहुफलकी होते हैं, लेकिन ज्यादा परागकण गोलाकार होते हैं। यद्यपि कुछ अंडाकार भी हो सकते हैं और बहुफलकी भी हो सकते हैं। तो परागकण का आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुफलकी। परागकण का व्यास 0.025 mm से 0.115 mm तक हो सकता है। परागकण या लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, इनका अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा को परगाणु विज्ञान कहते हैं। कौन सा विज्ञान? याद रखिएगा, परगाणु विज्ञान। परागकणों का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा परगाणु विज्ञान। परागकणों का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा परगाणु विज्ञान। परागकणों का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा परगाणु विज्ञान या पॉलिनोलॉजी भी इसे बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोर का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा पॉलिनोलॉजी। पॉलन ग्रेन का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा पॉलिनोलॉजी। लघु बीजाणु का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा परगाणु विज्ञान। परागकणों का अध्ययन कराने वाली विज्ञान की शाखा परगाणु विज्ञान। ये भी आप याद रखिएगा। अब आइए हम लोग देखें ये परागकण कैसे होते हैं। परागकण जैसा कि अपने लोगों ने अभी चर्चा की कि ये छोटे छोटे एक कोशिकाएं होती हैं, हैप्लॉइड सेल होती है। और आइए हम लोग देखें कि एक परागकण किस आकृति के होते हैं और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम लोग ध्यान दें कि जो परागकण होता है बेटा, ये बहुत सूक्ष्म संरचना होती है और कुछ इस प्रकार की बनी होती है।
परागकण एक सूक्ष्म संरचना है और कुछ खुरदुरी होती है ऊपर से, और इसमें ऐसे कुछ इसको खुरदुरा करने के लिए कुछ नुकीली कांटे जैसी संरचना लगी होती है। अब आप बोलोगे सर ये कांटे जैसी संरचना या परागकणों की जो सतह होती है वो इतनी खुरदुरी क्यों होती है? तो भैया प्रकृति बहुत होशियार है। प्रकृति को पता था कि परागकण को एक फूल से दूसरे फूल तक जाना पड़ेगा, दूर तक का सफर तय करना पड़ेगा, और इनके लिए ट्रेन, कार, हवाई जहाज की तो कोई व्यवस्था होगी नहीं। निश्चित रूप से ये मधुमक्खी के द्वारा, कीट के द्वारा, भंवरों के द्वारा, तितलियों के द्वारा एक फूल से दूसरे फूल पर पहुंचेंगे। तो इसीलिए प्रकृति ने इनकी सतह को कैसा बनाया? थोड़ा रफ बनाया, थोड़ा खुरदुरा बनाया, ताकि आसानी से ये कीटों के पैर में चिपक जाए और कीट उड़ करके जब दूसरे फूल पर जाएगा तो उस फूल तक ये परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए इनकी सतह कैसी होती है? इसलिए इनकी सतह थोड़ी खुरदुरी होती है। और यही ध्यान रखें आप लोग कि परागकणों की जो सबसे ऊपरी सतह है इसको हम बोलते हैं इक्जाइम। क्या बोलते हैं? इक्जाइम। सबसे ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? इक्जाइम, या इसी को हम बोलते हैं बाह्य चोल। क्या बोलते हैं? बाह्य चोल। सबसे ऊपरी वाली सतह, परागकणों की सबसे ऊपरी वाली सतह को हम क्या बोलते हैं? बाह्य चोल या इक्जाइम। ये बड़ी मजबूत होती है। ये स्पोरोपोलेनिन नाम के पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। किस पदार्थ की बनी होती है ये इक्जाइम? स्पोरोपोलेनिन नाम के पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। बहुत ही सख्त, बहुत ही मजबूत पदार्थ है ये। क्या करता है ये परागकणों को अम्ल, क्षार और ताप से सुरक्षा देता है। का ये प्रतिरोधी होता है, ताप प्रतिरोधी होता है। अम्ल, क्षार और किसका प्रतिरोधी होता है? अम्ल, क्षार और ताप का ये प्रतिरोधी होता है। इनसे इनकी रक्षा करता है। मानव प्रकृति को पता था कि परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक, एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाना पड़ेगा। और परागकण किसका प्रेमी होता है? परागकण स्त्री जननांग के वर्तिकाग्र का प्रेमी होता है। तो इसको कहां तक पहुंचना है? वर्तिकाग्र तक। तो जब ये अपने घर से निकलेगा परागकण और अपनी ससुराल के लिए रवाना होगा, मान लीजिए इसकी ससुराल क्या है? वर्तिकाग्र है, तो वहां तक पहुंचने में निश्चित रूप से कुछ बाधाएं आएंगी। कौन कौन सी बाधाएं आएंगी? भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी मिलेगी, पानी मिलेगा, एसिड मिलेगा, बेस मिलेगा, अम्ल मिलेगा, क्षार मिलेगा, गर्मी मिलेगी। तो उसी में तो ये खराब हो जाएगा। लेकिन प्रकृति ने इसको इतना मजबूत बनाया है कि अगर ये अपने घर से निकले तो अपनी ससुराल तक अर्थात वर्तिकाग्र तक ये आराम से पहुंच जाए, कोई बाधा ना हो। इसके लिए इसकी ऊपरी खोल किसकी बनी है? स्पोरोपोलेनिन नाम के पॉलीसैकेराइड्स की बनी है। क्यों? मैंने बता दिया, क्योंकि ये इसको अम्ल, क्षार, ताप आदि से सुरक्षा देती है। इन सबकी ये प्रतिरोधी होती है। और यही देखें अब आप कि इसकी जो अंदर की परत होती है, नीचे वाली पर, ये जो है एक झिल्ली होती है। एक झिल्ली होती है और ये झिल्ली जो है ये बनी, इसको बोलते हैं इंटाइन। इस झिल्ली को क्या बोलेंगे? इंटाइन। इंटाइन या अंतःचोल। क्या बोलेंगे? अंतःचोल। अंदर वाली झिल्ली को अंतःचोल, बाहर वाली भित्ति को बाह्यचोल। अब ये अंतःचोल किसका बना होता है? अंतःचोल पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। अंतःचोल पेक्टिन, सेलुलोज। बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन नाम की पॉलीसैकेराइड। इसको याद रखिएगा। अब ध्यान रखें, ये जो इंटाइन है इसके अंदर जो है, क्योंकि हमने पहले क्या चर्चा की कि परागकण क्या है? परागकण एक अगुणित कोशिका है। तो कोशिका में जितने भाग पाए जाते हैं उतने भाग तो परागकण में भी पाए जाएंगे। तो बेटा इसमें एक न्यूक्लियस होता है। कितना न्यूक्लियस होता है? एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन बाद में वह एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में बदल जाता है।
तो जब एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूटता है, मतलब एक केंद्रक जब दो केंद्रक में टूटता है तो एक केंद्रक बड़ा हो जाता है, एक केंद्रक छोटा हो जाता है। तो जो बड़का केंद्रक होता है उसको हम बोलते हैं वर्धी केंद्रक। बड़के केंद्रक को क्या बोलेंगे? बड़के केंद्रक को बोलेंगे, जो बड़का केंद्रक होगा इसको बोलेंगे वर्धी केंद्रक। कौन सा केंद्रक? वर्धी केंद्रक। क्यों? क्योंकि ये बड़ा होता है। तो बड़े वाले केंद्रक को वर्धी केंद्रक, बड़े वाले केंद्रक को वर्धी केंद्रक, और इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये वर्धी केंद्रक है जो बड़ा वाला होता है। और इसी को बेटा हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। क्यों ट्यूब न्यूक्लियस? क्योंकि जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर के पड़ते हैं तो यही वर्धी केंद्रक एक ट्यूब का आकार लेता है, एक नली का आकार लेता है। इसीलिए इसको क्या, कौन सा केंद्रक नाम देते हैं बेटा? क्योंकि ये ट्यूब का आकार लेता है इसलिए ट्यूब न्यूक्लियस। ये बड़ा होता है इसलिए वर्धी केंद्रक और वेजिटेटिव या कायिक केंद्रक। चलिए आगे देखें। और जो छोटा केंद्रक होता है उसको हम बोलते हैं, छोटे केंद्रक को बोलते हैं जनन केंद्रक। क्या, कौन सा केंद्रक है? जनन केंद्रक। क्यों इसे जनन केंद्रक बोलते हैं? जनन केंद्रक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब वर्तिकाग्र पर ये परागकण पड़ता है तो ये केंद्रक दो केंद्रक में बदल जाता है और यही निषेचन करता है, यही जनन का जिम्मेदार होता है। इसलिए जनन केंद्रक या जेनरेटिव न्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे? जनरेटिव न्यूक्लियस। अब जनरेटिव न्यूक्लियस बाद में कितने न्यूक्लियस में बढ़ जाता है? दो न्यूक्लियस में। और यही आप ध्यान रखें कि इसमें एक क्या भरा होता है? इसमें एक पानी जैसा पदार्थ भरा होता है। तो जैसा आपको पता है कि कोशिका में जो द्रव्य भरा होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? तो कोशिका में बेटा जो द्रव्य भरा होता है, याद करें, उसे क्या नाम देते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कोशा द्रव्य। क्या नाम देते हैं? कोशा द्रव्य। या इसी को क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये क्या हो गया? ये हो गया साइटोप्लाज्म या कोशा द्रव्य। यही आप ये भी ध्यान रखें कि जो जनन केंद्रक का द्रव्य होता है ये साइटोप्लाज्म से कहीं गाढ़ा होता है, ये बहुत गाढ़ा होता है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर आना चाहिए कि सर अभी आपने बताया कि स्पोरोपोलेनिन जो है ये बड़ा सख्त होता है, ये एसिड बेस और ताप का प्रतिरोधी होता है। तो अभी आपने बताया कि वर्धी केंद्रक ही निकल करके ट्यूब का आकार लेता है, नली का आकार लेता है। तो बताइए ये कैसे संभव होता है? तो बेटा ये ऐसे संभव होता है कि प्रकृति, बार बार मैं कहता हूं, सो जीनियस, उसको पता था कि कभी न कभी वर्धी केंद्रक को बढ़ना पड़ेगा, ट्यूब का आकार लेना पड़ेगा, तभी निषेचन की क्रिया होगी। तो उसने क्या किया है कि ये जो एंजाइम होती है, जो बाह्य चोल होता है, इसमें जगह जगह पर उसने कुछ छिद्र कर दिया होता है ताकि इन्हीं छिद्रों से ये वर्धी केंद्रक ट्यूब का आकार लेकर के निकले और उसी में से ये केंद्रक भी निकले, उसी ट्यूब में से। तो ध्यान रखें इस छिद्र को क्या नाम देते हैं बेटा? इस छिद्र को नाम देते हैं जनन छिद्र। क्या बोलेंगे बेटा? इस छिद्र को बोलेंगे जनन छिद्र या जर्म पोर। क्या नाम देंगे? जर्म पोर, जनन, तो थोड़ा यहां से निकले, जर्म पोर। तो जनन छिद्र का काम क्या है? जनन छिद्र से ही होकर के वर्धी केंद्रक एक ट्यूब का आकार लेता है। बाकी चारों ओर की खोल बड़ी मजबूत होती है, लेकिन जनन छिद्र वाले स्थान से वो ट्यूब निकलती है और उसी से होकर के केंद्रक भी निषेचन के लिए अंडाशय तक पहुंचता है। ये बात हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।
अब यहाँ देखें हम लोग, ये हो गया परागकण। तो परागकण के मुख्यतः कितने हिस्से हो गए? 5। कौन कौन से? बाहर वाली खोल इक्जाइन, अंदर वाली झिल्ली इंटाइन, 2 केंद्रक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और एक हिस्सा क्या होता है? जर्मपोर। तो मुख्य रूप से 5। और भरा हुआ जो पानी है उसको बोलते हैं, जो द्रव्य भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये रहा एक परागकण की रचना। अब यही आप लोग ध्यान रखें कि ये जो परागकण होते हैं ये बड़े, इनकी आयु सीमा बड़ी कम होती है, ये कुछ मिनट ही जीवित रहते हैं। अब ये आवश्यक है कि एक परिपक्व परागकण को बहुत कुछ ही मिनट के अंदर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिया जाए, अन्यथा ये एक्सपायर हो जाते हैं। कुछ मिनट के ही आयु काल वाले होते हैं परागकण। यही आप ये भी ध्यान रखें कि कुछ परागकण कुछ घंटे जीवित रहते हैं, तो कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटे तक इनका आयु काल होता है। यद्यपि आधुनिक तकनीकी से परागकणों को बहुत समय तक जीवित रखा जा सकता है। वो तकनीक जिससे परागकणों को अधिक समय तक जीवित रखा जा सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। कौन सी तकनीक है वो? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या नाम है तकनीक का? क्रायो प्रिजर्वेशन। जिस तकनीक के द्वारा हम परागकणों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या होता है इस तकनीक में? इस तकनीक में द्रवित नाइट्रोजन में परागकणों को -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। किस गैस को द्रवित अवस्था में किया जाता है? नाइट्रोजन गैस को। टेम्परेचर कितना किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस। इतने तापमान पर परागकणों को सुरक्षित रखने की क्रिया क्या कहलाएगी? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहलाएगी? क्रायो प्रिजर्वेशन। यही आप ये भी ध्यान रखें, ये जो परागकण होते हैं ये बड़े पौष्टिक होते हैं। खिलाड़ी परागकणों की बनी हुई गोली को न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, पोषक संपूरक के रूप में लेते हैं। ये बड़े पौष्टिक होते हैं, ये भोजन को के संपूरक का काम करते हैं। मतलब इनके परागकण के जो साइटोप्लाज्म होते हैं ये ऊर्जा से भरे होते हैं। तो ये फायदे का मामला है। परागकण खाया भी जाता है, इसकी गोली बनाई जाती है, और खिलाड़ी चूंकि अधिक शारीरिक श्रम करते हैं इसलिए उनको जो है पोषक संपूरक के लिए परागकणों की बनी हुई गोली को दी जाती है। यही बात, एक बात और भी ध्यान रखें कि परागकण से कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं, एलर्जी संबंधी बीमारियां। और ये बीमारियां किस ऋतु में ज्यादा होती हैं? बसंत ऋतु में। क्यों? बसंत ऋतु में ही ये परागकणों से होने वाली एलर्जी की बीमारियां होती है। क्योंकि आप याद करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लाइन, क्या लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कि सखी आयो बसंत ऋतून को कंत चहु दिस फूल रही सरसों। अर्थात फूलों के खिलने का मौसम क्या होता है? फूलों के खिलने का मौसम होता है बेटा बसंत। बसंत में सारे फूल खिल जाते हैं, तो ऐसे में हवा में परागकण उड़ने लगते हैं। तो कुछ लोगों को ये परागकणों से एलर्जी होती है, उनकी सांस फूलने लगती है, दमा खांसी आने लगती है। तो परागकण से थोड़ा नुकसान भी है, एलर्जी की बीमारी हो जाती है। और परागकण जो होते हैं ये किस क्रिया को करते हैं? परागण। परागकणों के ही पुष्प के मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की ही क्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं या पॉलिनेशन बोलते हैं। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये परागकण अगली पीढ़ी मतलब अगली संतति को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये पुष्पों का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कहाँ पाया जाएगा? एक बार फिर से, पुष्प में पाया जाएगा नर जननांग, नर जननांग में पाया जाएगा परागकोश, परागकोश में पाई जाएगी परागधानी, परागधानी में पाया जाएगा परागकण। तो ये अपने लोगों ने क्या सीखा? किस चीज का चित्र था ये था परागकण का चित्र। किसका? ये किसकी संरचना के बारे में अपने लोगों ने सीखा? परागकण। चाहे परागकण कह ले, चाहे लघु बीजाणु कह ले, चाहे माइक्रोस्पोर कह ले, चाहे पॉलन ग्रेन कह ले, ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है।
तो ये परागकण की भी संरचना है, ये लघु बीजाणु की भी संरचना है, ये पॉलन ग्रेन की भी संरचना है, ये माइक्रोस्पोर की भी संरचना है। तो इतनी बात समझ गए। मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे कि परागकण की रचना कैसी होती है और परागकण का कार्य क्या होता है। शेष जो है पुष्प के अन्य भागों के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे बेटा। तब तक के लिए